प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 2 बताया था, न्यूमेरिकल तमाम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ये नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स, जो कि आपके 9th फिजिक्स के बुक में मौजूद है, इसके मैं तमाम थ्योरी के सवालात को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डेरिवेशन वगैरह। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स में न्यूमेरिकल मौजूद है या एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल अनसॉल्व है, उन तमाम को मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के तमाम थ्योरी के सवालात को देखते हैं, डेरिवेशंस वगैरह समझते हैं। और जो कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप इसको तमाम सही तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं और इन तमाम को अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में, तो इंशाल्लाह 100% मार्क्स इसी में से आपके आ जाएंगे। लिहाजा आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस चैनल सर जफर आलम को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत जल्दी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाहिर होगा। ठीक है, ओके। तो देखें, यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स में आपके बुक में जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स। फोर्स के बारे में क्या बताया गया है? फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, क्या कहा गया है कि कुव्वत क्या है? कुव्वत एक ऐसी चीज है जो किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोक देती है या रोकने की कोशिश करती है। टेंस का मतलब रुझान पाना, कोशिश करना। ठीक है, तो कुव्वत क्या चीज है? कुव्वत एक ऐसी चीज है जो किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोक देती है। कोई जरूरी नहीं है कि रोकने की कोशिश करती है, ये भी हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुव्वत एक ऐसी चीज है जो किसी स्टेशनरी बॉडी को हरकत में ले आती है या लाने की कोशिश करती है। दोनों बातें हो सकती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इस न्यूटन को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 किलोग्राम का एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी आपके पास कितना है? 1 किलोग्राम, जिसका मास आपके पास कितना है? 1 किलोग्राम। आप इसको हरकत में लाते हैं और इसके अंदर आप एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करके अगर आप इस बॉडी को कितनी दूर डिस्प्लेस कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर। तो आप क्या कहेंगे कि आप इस बॉडी के ऊपर आपने कितने फोर्स अप्लाई किया है? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है? 1 न्यूटन फोर्स से मुराद यह है कि अगर आप 1 किलोग्राम के बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करके आप उसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की उसके अंदर एक्सीलरेशन जनरेट कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं कि आप उसे 1 मीटर डिस्प्लेस कर देते हैं, तो आप ये कहेंगे कि आपने उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है? 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये फोर्स है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके बुक में मौजूद है, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? वेरी सिंपल डेफिनेशन, आप सिर्फ इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। किसी भी जिस्म के अंदर मादे की जो मिकदार होती है, क्वांटिटी होती है, हम उसे क्या कहते हैं? मास। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मजीद आजकल एक और आ गया है, 4th स्टेट, प्लाज्मा। ठीक है, ओके। तो मास और वेलोसिटी, इन दोनों को अगर आप मिला दें, प्रोडक्ट मालूम करें, इसका मल्टीप्लिकेशन मालूम करें, ठीक है, यानी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई या ज़रब कर दें, तो इट मींस आप क्या चीज मालूम कर रहे हैं? मोमेंटम। मोमेंटम को किस चीज से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज डिनोटेड बाय P। फॉर्मूला इसका क्या होगा? P = m मल्टीप्लाई बाय V। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? न्यूटन सेकंड। ये माइनस का निशान नहीं है, यहां पर आपने एक हाइफन दिया है, डैश दिया है, इसे आप माइनस कतई नहीं समझे। न्यूटन सेकंड। न्यूटन किस चीज की यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। और सेकंड किस चीज की यूनिट है? टाइम की यूनिट है। इट मींस द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। NS, ये माइनस नहीं है बल्कि डैश या हाइफन कहेंगे। ठीक है, ओके। मोमेंटम है क्या चीज? मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, ठीक है, वो एक ट्रक को पुश कर रहा है, हरकत में लाने की कोशिश कर रहा है, यकीनन उसका मास बहुत ज्यादा है, ट्रक बजरी से भरा हुआ है, तो यकीनन उस ट्रक को कुछ नहीं कर पाएगा, हरकत में नहीं ला पाएगा। इट मींस उस ट्रक की क्या चीज ज्यादा है? मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर मास इन्वॉल्व हो गया है, उसका मास बहुत ज्यादा है। जबकि उसी की जगह अगर आप एक छोटे से पत्थर को या एक बुक को इधर से उधर रखना चाहे तो आप उसे आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका मास क्या है? कम है। तो मास और वेलोसिटी दोनों के मिल जाने से जो चीजें बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। इसी तरह हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक 50 ग्राम 50 ग्राम का अगर एक पत्थर है, स्टोन है, अगर आप उसको किसी की तरफ थ्रो करते हैं तो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, उसे थोड़ी सी चोट आएगी।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर उसी की जगह 50 ग्राम की बुलेट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ चला दिया जाए तो क्या होगा? यकीनन वो मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इट मीन्स दोनों के मास सेम है, मास ऑफ स्टोन एंड मास ऑफ बुलेट बोथ आर सेम। क्या चीज इन दोनों में डिफरेंस है? इन दोनों में वेलोसिटी चेंज है। आपने जो पत्थर किसी की तरफ फेंका है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपने फॉर एग्जाम्पल अगर बुलेट फायर होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 1000 मीटर पर सेकंड है। तो आप ये देखें कि वेलोसिटी वहां पे बहुत ज्यादा ग्रेटर है। इट मींस मास और वेलोसिटी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो चीजें हासिल होती हैं वो क्या कहलाता है? मोमेंटम। यही वजह है कि जिस चीज की मोमेंटम ज्यादा होती है उसे रोकना भी मुश्किल होता है और उसे हरकत में लाना भी मुश्किल होता है। आप एक हल्के चेयर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन उसी की जगह अगर आपके घर में एक अलमीरा है, लकड़ी की बनी हुई है और बहुत ही वजनी है, भारी है, तो यकीनन आप उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इट मीन्स वहां पर क्या चीज ज्यादा है? मोमेंटम। यस। तो इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ये चीजें लिखने आता है, व्हाट इज मोमेंटम, डिफाइन इट, तो आप सिर्फ 3 बातें इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? डेफिनेशन। दूसरी चीज क्या है? फॉर्मूला। और तीसरी चीज क्या है? यूनिट। बस ये 3 चीजें काफी हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। उसका सिंबल लिख दें, इट इज डिनोटेड बाय पी। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखें कि P इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई v, और उसके बाद आप यूनिट हेडिंग देकर यूनिट लिख दें कि द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। बस इतना काफी है। ओके, दूसरा एक आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे देखिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कंजर्वेशन। कंजर्व से बना है। कंजर्व का मतलब होता है महफूज, प्रोटेक्ट वाली चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग खुद अपने ऊपर मिसाल ले लें तो अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। हम लोगों के अंदर जितनी भी चीजें रखी हैं, दिल है, जिगर है, जो कुछ भी है, वो सब एक प्रिजर्व है, कंजर्व है। ठीक है, इसी तरह अल्लाह ताला ने नॉन लिविंग चीजों पे भी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई किया हुआ है। हम लोग किसी भी चीज में अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज में इजाफा कर सकते हैं और ना ही किसी चीज में कमी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को सिर्फ एक इख्तियार दिया है कि आप कंडीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम लोग सॉलिड चीज को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को दोबारा कॉम्प्रेस करके हम लोग लिक्विड बना सकते हैं। मजीद अगर हम उस पर कॉम्प्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म आ जाएगा। बस हम लोगों का यही काम है, ठोस माया गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बस यही सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह एनर्जी की मिसाल आप ले लें, एनर्जी को भी हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिक्रीज कर सकते हैं। वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस यही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम टोटल ना तो एनर्जी में इजाफा कर सकते हैं और ना ही उसमें कमी कर सकते हैं। हर जगह कंजर्वेशन लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। आप इतनी डेफिनेशन लिख देते हैं, इट्स एनफ। टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या करेंगे? ये 3 डायग्राम बनाएंगे। इन 3 डायग्राम में क्या दिखाया गया है? देखिए, एक बॉडी है जिसका मास m1 बताया गया है, दूसरी बॉडी है उसका मास m2 बताया गया। फॉर एग्जांपल ये दोनों बॉल है, कह सकते हैं। इसकी वेलोसिटी क्या है? u1, इसकी वेलोसिटी क्या है? u2। दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो और उन दोनों के दरमियान अगर इलास्टिक कोलिजन करवाना हो तो यकीनन आपको क्या करना होगा? इस बॉडी की वेलोसिटी स्लो रखनी होगी और इस बॉडी की वेलोसिटी तेज रखनी होगी, फास्ट रखनी होगी। ठीक है, अगर ये फास्ट मूविंग करेगा तो यकीनन कुछ देर के बाद इस मास 2 वाले बॉडी से इलास्टिक कोलिजन करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में एक शीशे की गिलास है, आप उसे दीवार से मार देते हैं, क्या होगा? शीशे की गिलास टूट जाएगी। इट मींस शीशे की गिलास का जो कोलिजन दीवार के साथ हुआ है वो इनइलास्टिक कोलिजन है, उसे नुकसान पहुंच गया। लेकिन उसी की जगह अगर आप एक टेनिस बॉल को दीवार से हिट करते हैं तो वो बाउंस बैक हो जाता है। इट मींस उसकी जो कोलिजन दीवार के साथ हुई है उसे आप क्या कह सकते हैं कि वो इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सी कोलिजन हो रही है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के बाद क्या हुआ है? दोनों बॉडी सेपरेट हो रहा है, दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हरकत करेंगे, लेकिन मास तो इन दोनों बॉडी का कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है।
ये सिर्फ दुनिया तक नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसकी वेलोसिटी जो पहले u1 थी, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है v1। इसकी वेलोसिटी जो पहले u2 थी, अब क्या हो गया है v2 हो गया। थोड़े से आप इसमें सेंटेंस लिखेंगे कि कंसिडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड u2। आफ्टर सम टाइम they collide with each other and their velocities becomes v1 and v2। ठीक है, ये बातें आप यहां लिखेंगे और उसके बाद फिर आ जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या है। मोमेंटम के बारे में हम लोग यहां देख चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है भाई? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। What is the mass of first body? m1 and what is the mass velocity of first body? u1। You have to multiply these two values m1 u1। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका मोमेंटम मालूम हो जाएगा m2 u2। तो आप क्या लिखेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये है बिफोर कोलिजन। इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2। इन दोनों को आप प्लस कर दें मोमेंटम को। मोमेंटम का क्या मतलब होता है? मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एंड अकॉर्डिंग टू by the law of conservation of momentum, law of conservation of momentum हमें ये कहता है कि both are conserved before collision and after collision। दोनों जो टोटल मोमेंटम होगा वो दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। इट मींस हम यहाँ लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2। बिफोर कोलिजन का जो टोटल मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन का जो टोटल मोमेंटम है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक आते हैं भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। न्यूटन ने हरकत के मौजू पर 3 कानून पेश किया है। पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साइंटिस्ट जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1642 है और जो कि इस दुनिया से 1727 में इसका इंतकाल हुआ, उसने ये कानून यकीनन इसी दौरान बयान किया है। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस, जब तक के, हत्ता के एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्या मतलब हुआ इसका? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यह कहता है कि कोई भी जिस्म उस वक्त तक हरकत करती रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं ताकि वो रुक जाए। इसी तरीके से उस वक्त तक कोई बॉडी हरकत में नहीं आएगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यह कहता है कि अगर कोई बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं हालत सुकून में रहूं, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में रहूं। और अगर कोई बॉडी हालत हरकत में है तो उसकी ये ख्वाहिश होगी कि हम हमेशा हालत हरकत में रहें, इन द स्टेट ऑफ मोशन में रहें। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हम लोग थोड़ा सा चेंज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बुक को अपने शेल्फ में रख दिया है तो यकीनन वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा उस वक्त तक जब तक कि उसे कोई वहां से निकालता नहीं। लेकिन अगर आप एक गेंद को स्ट्रेट लाइन पे हरकत में ले आए, ठीक है, फर्श के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि वो कुछ फासला तय करके रुक जाता है। तो न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि उस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो कि उस जिस्म की हरकत को क्या करती है? रोक देती है। वो फोर्सेस क्या है? 3 फोर्सेस। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जमीन की कशिश। दूसरा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। और तीसरा क्या है? एयर रेजिस्टेंस, हवा की मज़ाहमत। अगर इन 3 कुव्वतों को, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, फ्रिक्शन फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस, अगर इन 3 फोर्सेस को हम लोग हटा दें कुछ देर के लिए और किसी बॉडी को अगर हम हरकत में ले आए तो वह हमेशा हरकत में रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इस दुनिया में रहते हुए जमीन की ग्रेविटी को बिल्कुल जीरो कर दें, एयर रेजिस्टेंस को या एयर के जो पावर है उसको हम खत्म कर दें या फ्रिक्शन फोर्स को बिल्कुल जीरो कर दें, ऐसा नामुमकिन। ठीक है, थ्योरेटिकली तौर पर यह कानून सही है। इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आइनर्शिया भी कहते हैं। आइनर्शिया हमें यही बताता है कि आइनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आइनर्शिया किसी भी जिस्म की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी जिस्म की एक खासियत है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जिसकी वजह से वो चाहता यह है कि अगर मैं हालत सुकून में हूं तो मैं हमेशा हालत सुकून में रहूं और अगर मैं हरकत में हूं तो हमेशा हालत हरकत में रहूं। इसकी मिसाल आप ये देखें कि एक घोड़सवार, हॉर्स राइडर, जब घोड़ा चलाता है और जब घोड़ा वो काफी तेज रफ्तारी के साथ मूवमेंट करता है और वो अचानक हनहना कर रुक जाए तो क्या होता है? जो उसके ऊपर हॉर्स राइडर है वो सामने की तरफ गिर जाता है।
क्योंकि वो इन द स्टेट ऑफ मोशन में था। घोड़ा तो अचानक रुक गया, लेकिन यकीनन उसके ऊपर जो सवार बैठा हुआ है हॉर्स राइडर, वो अचानक नहीं रुक सकता, उसका बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन में। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई प्लेन 500 किलोमीटर पर आवर या इससे भी कहीं ज्यादा वेलोसिटी से फिजा में मूव कर रहा है और अचानक उसके रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए खुदा न खास्ता, तो क्या होता है, वो क्रैश हो जाता है। एक भी लोग नहीं बचते हैं, सारी प्लेन खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, पता भी नहीं चलता है कहाँ गया। तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि वो इन द स्टेट ऑफ मोशन में था। किसी भी चीज को हम बिल्कुल एकदम रैपिड एक्शन के तहत उसकी वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकंड पे नहीं ला सकते, ऐसा नामुमकिन है। तो यही वजह है कि वो बॉडी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इसी खासियत को क्या कहा जाता है? आइनर्शिया। आइनर्शिया क्या है? आइनर्शिया किसी भी जिस्म के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम है जिसके तहत वो अपनी कंडीशन चेंज करना नहीं चाहती है। अगर कोई जिस्म इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं हमेशा हालत सुकून में रहूं, हमें हरकत में ना लाया जाए। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन में है, तो उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं हमेशा हालत हरकत में रहूं। ओके, तो इस खासियत को क्या कहा जाता है? आइनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब हम किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। तो उस जिस्म के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा। और यह एक्सीलरेशन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये पैदा होने वाला एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्टली होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास के इनवर्सली होगा। इसको मैं यहाँ डायग्राम बनाकर भी मैंने शो किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो बॉडी है, इस पर आप कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर कम एक्सीलरेशन पैदा होगा। अब आप देखें, फोर्स की मैंने डायरेक्शन को थोड़ा ज्यादा फास्ट कर दिया है, लंबी लाइन बना दिया है, इट मीन्स आपने फोर्स बढ़ा दिया। जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो इसके अंदर एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स मैथमेटिकली तौर पे आप क्या कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही होता है कि अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मास को देखें, यहाँ पर एक छोटा बॉडी दिखाया गया है, यहाँ पर एक बड़ी बॉडी दिखाई गई है। अगर आप छोटे बॉडी को हरकत में लाएंगे तो वो आसानी से एक्सीलरेट हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत हेवी बॉडी है, फर्ज करें कि जमीन पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो यकीनन आप उस पर फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करके भी उसे आप आसानी से एक्सीलरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मास इंक्रीज हो जाने से क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सीलरेशन जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। मास अगर इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, एक को एक बार लिखे आप, प्रोपोर्शन एक बार बनाए, और ये f मल्टीप्लाई बाई 1 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, f अपॉन m। यहाँ पर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो आप k इस्तेमाल करेंगे, k इज इक्वल टू f अपॉन m। यहाँ पे ये k है, इस k की वैल्यू क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? 1। इन एसआई सिस्टम k कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? 1। यहाँ 1 पुट कर दें आप तो क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई f अपॉन m। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रिमूव हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं f अपॉन m। ये m यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ अगर a के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आप क्या लिखेंगे? m में इक्वल टू f, और आप साइड चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? f इक्वल टू m। तो ये है भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कानून है और ये एग्जाम में भी आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आल्सो प्रूव दैट f इज इक्वल टू m। तो ये सारा काम आपने करना है। इसके लिए बस मैथमेटिकली आप लिखेंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। साइन तो दोनों एक जैसा बनेगा, बस सिर्फ ये है कि इसको 1 अपॉन करके लिखना होगा। 1 अपॉन का मतलब है ये इनवर्सली है और आमने सामने लिखने का मतलब है ये डायरेक्टली है। बाई कंपेयरिंग वी गेट a इज प्रोपोर्शन टू f अपॉन m। इस निशान को रिमूव करके k लिखते हैं, k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यहाँ 1 रख दें, 1 मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा, a इक्वल टू f अपॉन m। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m में इक्वल टू f और फिर f इक्वल टू m। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमें? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल का रद्द अमल होता है।
ये अमल और रद्द अमल, एक्शन एंड रिएक्शन मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं कि जब बंदूक की गोली चलाई जाती है तो बुलेट आगे की तरफ मूव करता है, वो एक्शन है, और रिएक्शन के तौर पे बंदूक पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका या रिपल होता है, ठीक है। लेकिन न्यूटन अपने थर्ड लॉ में ये कह रहा है कि बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बजाहिर हम लोग ये देखते हैं कि गोली की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बंदूक उतनी रफ्तार से पीछे की तरफ रिवर्स नहीं होता है। इसकी क्या वजह है? दोनों का मास डिफरेंट है। गोली जो है वो चंद ग्राम का है, जबकि बंदूक कम से कम 4 to 5 kg। तो आप ये देखें कि उसका मास बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि गोली की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी फास्ट होती है, और बंदूक जो पीछे की जानिब रिपेल करता है ना, झटका खाता है, वो स्लो डाउन, स्लो होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मतलब बना लिया जाए गन जिसमें बुलेट और गन दोनों के मास सेम हो, फॉर एग्जाम्पल, जो कि नामुमकिन है, ठीक है, तो यकीनन जिस वेलोसिटी से बुलेट फायर होगा उसी वेलोसिटी से गन भी पीछे की तरफ रिपल होगा, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। यकीनन इसके मास को ज्यादा रखना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसके अंदर एक्शन एंड रिएक्शन अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग चलते हैं तो अपने पैरों से क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और जिसके रिएक्शन के तौर पे ये जमीन हमें आगे बढ़ने में सहूलत फराहम करती है, कन्वीनियंस देता है। इसी तरीके से रॉकेट जब उससे फ्यूल इग्निट्स होता है, बाहर की तरफ इजेक्ट होता है, तो आप ये देखते हैं कि उसके रिएक्शन के तौर पे रॉकेट आगे की तरफ फ्लो करता है। इसी तरीके से जब हम लोग छोटी कश्तियों पे बैठते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पीछे मोटर लगे हुए होते हैं। जब उस पानी को वो पीछे की जानिब से पानी को पुश करता है तो उसके रिएक्शन के तौर पे वो छोटी कश्ती आगे की तरफ तेज रफ्तारी के साथ मूव कर रहा होता है। तो हर जगह एक्शन एंड रिएक्शन अप्लाई हो रहा होता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस चैप्टर में मजीद कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा, और उसके फौरन बाद इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व किए हुए हैं उसको भी मैं निहायत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने देखा हुआ है कि जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया है। भाई देखिए, हर चीज को आप सिंपल वे में लें, ठीक है। वैसे भी एक है शॉर्टकट इज द बेस्ट कट, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को निहायत ही सिंपल तरीके से तमाम बातों को समझाऊंगा। तो लिहाजा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग हमारे इस चैनल सर जफर आलम को सब्सक्राइब करें, और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर डेरिवेशन वगैरह मैं समझा रहा हूँ, आप अगर इतना भी एग्जाम में पूरा कंप्लीट लिख देते हैं तो ये बिल्कुल कंप्लीट है, इसके अंदर किसी भी वर्ड्स की कमी नहीं है। आप इतना लिखकर बिल्कुल 100% मार्क्स एग्जाम में भी ले सकते हैं, और किसी भी टेस्ट वगैरह में आप आसानी से इन तमाम बातों को सही से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं मजीद थ्योरी के जो सवालात थे इसके अंदर, जो कि 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक है फ्रिक्शन का टॉपिक इस चैप्टर में, और दूसरा है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, उसकी डेरिवेशन वगैरह समझाऊंगा, और उसके फौरन बाद में इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करके अपलोड करके भेजता हूँ। थैंक यू।